है। वैसे तो राजपाल सर ने भी थोड़ा थोड़ा आपको बताया ही होगा, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं। अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, बिल्कुल स्लाइड 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 आराम आराम से, ठीक है। अच्छा, सीए इंटर में ये तो बता दिया होगा, पता ही होगा आप सबको, आपके पास 8 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं सीए इंटर में। पहला, अब आपके पास सीए इंटर में जो 8 सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपके 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके पास। ग्रुप 2 में अगर कुछ बातें सुन भी चुके हो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बार बार ना पूछो इसलिए दोबारा सुन लो, ठीक है। अभी उमंग का है, हाँ ठीक है। तो पहले ग्रुप में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या नाम अगर सुन लिए बता दो एक बारी। ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके पास बिल्कुल आसान आसान से ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में आपके पास एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, EIS SM, FM एंड बता रहा हूं इको फॉर फाइनेंस। ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके पास ग्रुप 2 में। ओवरऑल एक तरह से 8 सब्जेक्ट्स का आपका ये सीए इंटर है। बिल्कुल आसान आसान सा सिलेबस, आसान आसान से सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल बातें, मतलब इससे आसान मेरे को नहीं लगता कुछ हो सकता है, ठीक है। हो गया, अच्छा तो चलो अब एक्चुअल बात कर लेता हूं फिर। तो भाई सुनो, अब एक बारी पहले सारे सब्जेक्ट्स में आपको किस तरीके की बातें हैं, क्या है, बेसिक बेसिक बातें थोड़ा थोड़ा वो, ताकि एक सी इंटर का आइडिया लग जाए है क्या। और कुछ सवाल कुछ बच्चों ने मेरे को ऑलरेडी बोल रखा था कि वो डिस्कस कर लेना, तो वो मैं डिस्कस साथ में करूंगा ही। अगर जवाब मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, मेरे को दोबारा सुन लेना, झेल लेना। सुनो मेरी बात, जो आपका अकाउंट्स है, अकाउंट सबसे ज्यादा वास्ट होता है आपका सी इंटर लेवल पे, इसलिए उसको 2 पार्ट्स में इन्होंने बांट दिया है। एक पार्ट उसका ग्रुप 1 में रखा है, एक पार्ट उसका ग्रुप 2 में रखा है। जो ग्रुप 1 वाला अकाउंट्स है, अब ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, अभी तक मजाक कर रहा था, लेकिन जो ग्रुप 1 का अकाउंट्स है वो सच में बहुत आसान है, कि उसमें सिलेबस भी काफी चीजें नहीं है। पहले काफी ज्यादा सिलेबस हुआ करता था ग्रुप 1 के अकाउंट्स का, तो इन्होंने न्यूज कोर्स में ग्रुप 1 के अकाउंट्स का काफी सिलेबस उठा के ग्रुप 2 में डाल दिया। कहने का मतलब है जो ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट्स है ये थोड़ा सा बिट हायर लेवल है, थोड़ा सा हैवी है, यहां पर लाइट चीजें हैं ज्यादातर, ठीक है ना। और अभी तक जो आपने अकाउंट्स किया, अभी तक आपका अकाउंट्स करने का भी तरीका, मैं अकाउंट्स का टीचर नहीं हूं बाय द वे, आऊंगा मैं उस बात पे भी, तो ओवरऑल अभी मैं बात कर रहा हूं। अभी तक जो आपने अकाउंट्स किया वो करते हुए आपका पर्सपेक्टिव ये था भाई चैप्टर्स आएंगे, एनपीओ आएगा, डिफरेंट डिफरेंट और आपके कंसाइनमेंट वगैरह वो चैप्टर्स आएंगे, उनके क्वेश्चन सीखना है, सिंपल एज दैट। यहां पे अब जो अकाउंटिंग है, काफी चीजों में हो सकता है आपको अनीज हो, जो कि आपने फाउंडेशन में भी सीखा है, आपको बोला जाएगा नहीं ऐसे नहीं करना, इसका उल्टा ट्रीटमेंट ऐसे करना है, मतलब चीजें बदलेंगी अब यहां पे, क्योंकि आपको यह बात तो मालूम होगी, पूरा का पूरा जो आपका अकाउंट्स होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होता है। हमने आज तक अकाउंट्स को सीखा है क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पे आपको पता चलेगा अकाउंट्स इज ऑल्सो नथिंग एल्स बट लॉ, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये आपका कंपनी लॉ बताता है। जो कंपनी लॉ 2013 है, इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इंड AS, ये कंपनी लॉ बताता है। कंपनी लॉ बताता है कहां इन चीजों को फॉलो करना है, इन चीजों को फॉलो करते हुए इस तरीके से अकाउंटिंग होगी। अब वो सारी लिंक्ड अकाउंटिंग आपको यहां पे सीखनी है, मतलब इनफैक्ट जो जर्नल एंट्री तो आप सीख आए हो, लेकिन वो जर्नल एंट्री भी इस तरीके से होगी, वो अल्टीमेटली कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है, समझ आया। तो वो सारी लिंकेज वगैरह इस तरीके से आपको करनी है। यहां पे थोड़ी सी हायर लेवल की चीजें आ जाएंगी, कंपनी को मर्ज करना सीखोगे, कंसोलिडेशन सीखोगे वगैरह वगैरह, ठीक है ना। बस इतनी बात करके चलूंगा, इससे ज्यादा नहीं तो डर जाओगे पहले दिन। अच्छा, लॉ के बारे में, अब इसमें तो आपने पढ़ रखा है, देखो फाउंडेशन लेवल पे लॉ, तो फाउंडेशन लेवल पे आपने एक तरह से बिजनेस लॉ पढ़ा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह। यहां पे आपके पास हायर लेवल के और कई सारे लॉज आ जाएंगे। सबसे मेन यहां पे होता है आपके पास वही जो मैंने ऊपर लिखा है, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ पूरा है, होता है, पूरा तो नहीं होता है, काफी हायर लेवल कंपनी लॉ का भी आपके पास सीए फाइनल में जाके आता है, लेकिन हाँ यहाँ पे काफी सारा कंपनी लॉ है। फिर और कई सारे एलाइड लॉज हैं, छोटे छोटे और कई सारे लॉज होते हैं जो कि कंपनीज के ऊपर लगते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे सीखने होंगे, ठीक है ना। कॉस्ट के बारे में तो अभी मैं डिटेल में बात करूंगा ही, ठीक है, तो ये मेरा ही सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। टैक्स की बात राजपाल सर ने अभी कर ली होगी, तो इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूं। ऑल्दो ग्रुप 1 में अगर अब मैं बात करूं ना,
जो आपके ये पहले 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं पहले दिन ही कह के चल रहा हूं, मजे से पढ़ाई करनी है, चिल मार के पढ़ाई करनी है। कोई ये नहीं है कि हाँ भाई वो नर्ड बन गए भाई, 24 घंटे किताबों में लगे हुए हैं, वैसे नहीं रहना है। रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रख के चलना, ग्रुप 1 में परेशान करने वाले 2 सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट और टैक्स। इसीलिए कहीं पे भी, अब ये सिर्फ मैं स्पेसिफिकली यहां की नहीं, कहीं पे भी आप बात करो, अर्ली बैच जो भी शुरू करते हैं वो पहले इन्हीं सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। एक तो वास्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, थोड़े से कई जगहों पर कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स मैं ना यहां पे आपको एक चीज बताता हूं, जैसे एक तो चीज होती है, हाँ मेरे को ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दो, फिर जो मेरा पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना उसमें वही फ्लो चलेगा हर क्वेश्चन में। एक तो होता है ये, एक होता है हर क्वेश्चन में नई चीजें आ रही हैं। ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो है ही है, हर क्वेश्चन में अपने आप में नया 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 अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है। 50 क्वेश्चन है तो 50 कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन के अलग आ गए, ओवरऑल कॉन्सेप्ट अलग है। कॉस्टिंग थोड़ा इस तरीके का सब्जेक्ट है। टैक्स वास्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वास्ट है, तो इनको बहुत अच्छे से देख के चलना है भाई, ठीक है। वो तो हम आपको साथ साथ बताते ही रहेंगे कि किस तरीके से किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, पर एक चीज, ग्रुप 1 में इन दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से हैंडल करके चलना है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि अकाउंट्स वाले टीचर से और लॉ वाले सर से जाके बोल दो हाँ सर तो ऐसे कह रहे थे, लॉ को ध्यान नहीं देना, ध्यान सबको देना है, ठीक है, बट इन पे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि यही रीजन बनते हैं रहने के, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं ग्रुप 2, एडवांस अकाउंट्स। आपका थोड़ा सा कंपैरिजन टू पहले ग्रुप का जो अकाउंट्स है थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आसान है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है पूरा। ग्रुप 2 में कोई भी सब्जेक्ट उतना हैवी नहीं है जितना ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, EIS, SM, बता रहा हूं क्या है ये, FM एंड इको फॉर फाइनेंस, ये सारे लाइट सब्जेक्ट्स हैं आपके। सिर्फ फर्क ये है, ये दोनों थ्योरी हैं। 2 थ्योरी सब्जेक्ट आने की वजह से ग्रुप 2 थोड़ा सा टफ बन जाता है। समझ आ रहा है आपको ये, क्योंकि थ्योरी में नंबर स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड देन अगेन, ऑडिट टेक्निकल लैंग्वेज है, EIS, SM टेक्निकल लैंग्वेज है। समझ आया? अब मैं एक एक करके बात करता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम ही ऑडिट करना होता है, ठीक है। ऑडिट का जो सब्जेक्ट है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। सर ये क्या कह रहे हो? ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना। एक्चुअली में चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, जो आप ये अकाउंट्स बनाते हो, कॉस्टिंग में सीखो, वो काम करना नहीं होता। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, किसी ने कर दिया उसको चेक करना है कि ठीक करा या नहीं, वेरीफाई करना है। तो ऑडिट में आपको ये सारी चीजें सीखनी होती है कि अकाउंट्स बन गए, P&L बैलेंस शीट बन गई, क्या उनको बनाते हुए कंपनी लॉ फॉलो हुआ है, इस बात की चेकिंग करना। समझ आया? कि कंपनी लॉ के एक कानून में, एक सेक्शन में यह बात बोल रखी है कि इस ट्रांजैक्शन को ऐसे प्रेजेंट करना है, क्या कंपनी ने वैसे प्रेजेंट, आपको जर्नल एंट्री या P&L थोड़ा ना बनाना है, आपको वो चेक करना है कि सही कर रखा है एज पर कंपनी लॉ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ आया? इसी तरीके से ऑडिट में टैक्स ऑडिट भी होता है। आपने जो चीजें टैक्स में सीखी उन्हीं की चेकिंग करना, कि कंपनी ने टैक्स के प्रोविजंस लगाए और इतना टैक्स बना दिया अपना, अब चेक करना कि सही बनाया है, कोई गलती तो नहीं है इसमें। समझ आया? अल्टीमेटली टैक्स लॉ की भी जरूरत पड़ जाएगी। आई होप आपको बात क्लियर हो रही है। तो ऑडिट एक तरह से इस तरीके का सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा थोड़ा सारे सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा निचोड़ है, क्योंकि अल्टीमेटली उन सबकी समझ होगी तो ही आप ऑडिट कर पाओगे। समझ आया? EIS SM फुल फॉर्म है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, SM फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मेरा पर्सनल, जिसको कहते हैं कि हाँ इससे मेरे को भी डर लगता है, ठीक है। ये पहले हुआ करता था, ये जो EIS है ना, ये पहले इसका हुआ करता था, ISCA, और हम बोलते थे इसका किसका ना हुआ। मतलब ये सब्जेक्ट CA फाइनल में हुआ करता था इसका, और ये फेल होने का सबसे बड़ा रीजन हुआ करता था, जो कि उठा के उन्होंने कहा इंटर वाले तो इंटेलिजेंट होते हैं फाइनल वालों से, तो इंटर वाले कर जाएंगे, तो इन्होंने ये सब्जेक्ट डाल दिया इंटर में, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका 50 मार्क्स का होता है, SM वाला पार्ट भी आपका 50 मार्क्स का होता है, ओवरऑल पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। समझ आया? इसमें जो EIS वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा इसका मैं पहले ही दिन आपको देखो प्रॉब्लमेटिक एरियाज बता दिए इंटर में है क्या। ग्रुप 1 में कॉस्ट और टैक्स सिर्फ वास्ट की वजह से समझ आएंगे, बड़े अच्छे से समझ आएंगे, इंटरेस्ट बनेगा, मजा आएगा, ठीक है। EIS SM में कुछ नहीं होगा, बस याद कर लेना इसकी चीजों को, काइंड ऑफ बोलना पड़ेगा अब, बिकॉज मैं आपको बता देता हूं, हम हैं डेबिट क्रेडिट वाले लोग, हमें कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन तुम बोलो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे क्या है, हमको नहीं पता। वो सिल्वर सिल्वर सी लाइनें नजर आती हैं बस, उस पे हरे कलर का वो होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, बड़ी सिंपल सी बात। EIS SM में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चीजें हैं, ठीक है। अल्टीमेटली कंप्यूटर है,
वैसे वाला नहीं जो आप स्कूल लेवल पे पढ़ते थे, थोड़ा सा हाई लेवल वाला। ठीक है, तो इस तरीके का सब्जेक्ट है। ऑल्दो इसमें और भी कई चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं। जो आप अकाउंट्स बनाते हो अभी अपने रजिस्टर्स में, P&L बैलेंस शीट वगैरह, जो भी और चीजें आप बनाते हो, कॉस्टिंग में बनाओगे, प्रैक्टिकली इस तरीके से अकाउंटिंग थोड़ा ना होती है कि आप लिख लिख के रजिस्टर्स मेंटेन करते हो। प्रैक्टिकली तो सॉफ्टवेयर्स में अकाउंटिंग होती है। जैसे उषा मैम ने मैसेज भी भेजा होगा टैली का, एक दो बच्चों ने पूछा अभी कि सर टैली होता है, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे एक टैली होता है, टैली ERP होता है, वो उसका एडवांस्ड लेवल होता है। इसी तरीके से एक बिजविन होता है, समझ आ रहा है आपको? इसी तरीके से एक बिजविन होता है, क्विक बुक्स होता है, ऑस्ट्रेलिया का, US के ये सॉफ्टवेयर्स हैं, क्विक बुक्स वगैरह, वहां की अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। SAP का नाम सुना होगा, SAP, ठीक है, SAP भी एक तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। खैर SAP के बहुत सारे और यूजेस होते हैं, वन ऑफ द यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरीके से इन सॉफ्टवेयर्स को, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करके फ्रॉड इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी कंपनी में, वो सारी चीजें भी आपको EIS वाले पार्ट में सीखनी होती है। समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंस आप इस सब्जेक्ट की है थ्योरेटिकल, लेकिन इंपॉर्टेंस अपने करियर के लिए ये सोच लो, ये तो आप सब लोग देख रहे हो आज के प्रेजेंट सिनारियो में जो बिजनेस हो रहा है, वो पुराने टाइम में जैसे बिजनेस होते थे वैसे थोड़ा ना होता है आज बिजनेस। पहले लोग कहते थे यार एक बिजनेस में अपना नाम बनाने के लिए, फेम कमाने के लिए 10-10 साल, 15-15 साल की मेहनत करनी पड़ती थी। कहावत होती थी कि पूरी एक जनरेशन तो मेहनत करने में निकल जाती थी, दूसरी जनरेशन आके उस मेहनत के फ्रूट्स खाती थी। अब ऐसा थोड़ा ना है। इंटरनेट वर्ल्ड में तो रातों रात कोई ना कोई सेंसेशन बन जाता है। ठीक है, आपको बस टेक्नोलॉजी का यूज करना आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की वजह से बिजनेस को ग्रो करवाना आसान भी है, मुश्किल भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन काम जल्दी हो जाता है। किस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें हेल्प आउट कर सकता है। एक कंपनी का फिजिकल कंपनी है, उसका ऑफिस है, उसका ऑडिट करना, वहां पे सारे अकाउंट्स हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एक कंपनी की फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है, वो तो हवा में है कंपनी, ई-कॉमर्स कंपनी है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उसका ऑडिट कैसे होगा? अल्टीमेटली वो सारी चीजें आपको यहां पे सीखनी होती है। समझ आया? थोड़ा सा कंप्यूटर रिलेटेड, बट इसमें थोड़ी सी रटिफिकेशन वाली चीजें हैं, नो डाउट, तो उस पर ध्यान देकर चलना है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। यहां पे अब एक्चुअल मार्केट की चीजें हैं कि सिक्स सिग्मा सुना है? ये मैं वैसे बता देता हूं, आपने डब्बा वाला का नाम सुना है? मुंबई में है। अब उनका मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है, डिलीवरी का मैकेनिज्म, कि कहां से डब्बा उठता है टिफिन और कहां तक वो पहुंचा देते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी किस तरीके से उन्होंने बना रखी है। वहां पे है उनका काम कितना, टिफिन बनाना और टिफिन को डिलीवर करना जहां पे भी बंदा ऑर्डर कर रहा है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में वो किस तरीके से इतने इफेक्टिवली उसको कर रहे हैं, सिक्स सिग्मा जैसी टेक्नोलॉजीज लगा रहे हैं। कहने का मतलब है अलग अलग कंपनीज की स्ट्रैटेजीज आपको पढ़नी होंगी कि वो इतने हाई लेवल पे पहुंची हैं, तो ऐसा क्या कर दिया उन्होंने। तो दिस इज इंटरेस्टिंग, ऑल्दो थ्योरेटिकल बट इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह हैं। ठीक है जी। फिर आता है आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, लास्ट सब्जेक्ट आपका CA इंटर का। इसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है दिस इज फॉर 60 मार्क्स। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाला जो पार्ट होता है दिस इज फॉर 40 मार्क्स। ओवरऑल पेपर आपका 100 मार्क्स का बनता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैसे तो नाम से पता चल रहा है, फाइनेंस को मैनेज करना, एक कंपनी कहां कहां से पैसा उठा सकती है और कहां कहां पे कैसे कैसे पैसा लगाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कंपनी के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके से लिस्टिंग होती है, वगैरह वगैरह, सारा फाइनेंस है। और खैर इसमें तो मेरे ख्याल से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्टिंग होगा, फाइनेंस है भैया, सीधा पैसे की बात है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। और जो यहां पे इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है, दो चीजें हैं। अगर मैं आपकी लैंग्वेज में, ताकि सीधा आपको अभी समझ आए इसमें कौन सी इकोनॉमिक्स होगी, आपने फाउंडेशन लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ी है, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट्स वगैरह, ये सब चीजें। जो मैक्रो वाला पार्ट है वो यहां पे है, ठीक है, लेकिन वो नहीं है जो 12वीं में था। मतलब वही है लेकिन फिर भी नहीं है। मतलब सर खुद ही बोलते बोलते कंफ्यूज हो गए? नहीं, सुनो मेरी बात। जैसे 12th में आपके पास एक चैप्टर था नेशनल इनकम, वो आपने 2 सेक्टर मॉडल तक पढ़ा होगा, वहां पे, यहां पे वहां से तो शुरू होगा, ठीक है, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, उसके बाद इस सब की कनेक्टिविटी स्टॉक मार्केट से, अल्टीमेटली फाइनेंस से कनेक्टिविटी तो पढ़नी ही है। समझ आ रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड, ये चैप्टर आपने कभी नहीं पढ़ रखा। इंटरनेशनल ट्रेड, एंटी डंपिंग ड्यूटीज, जिसके कई बार मैं आपको एग्जांपल्स में रेफरेंसेस देता था, वो सारी चीजें डिटेल में हैं, ट्रीटीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, वो सारी चीजें हैं यहां पे। पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, ये पढ़ रखा है लेकिन प्रैक्टिकल लिंकेज पढ़नी है, ठीक है, समझ आया? तो अल्टीमेटली है ये भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट,
ये है आपका ओवरऑल करिकुलम। पहले तो समझ आया है क्या? पूरा बिजनेस है। हाँ, हो गई इंटर, जा। तो एक तरह से पूरा बिजनेस का इन एंड आउट करना है। अब अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं ना, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग अ कंपनी, सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। तो पैसे की बात कर ली यहां पे। उसके बाद करना है बिजनेस, या तो प्रोडक्शन करूंगा या सर्विस रेंडर करूंगा, वो बातें करनी है कॉस्टिंग में, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट आएगा। उसके बाद ये सारी चीजें करते हुए फॉलो करना है कानून को, तो लॉ भी हो गया। उसके बाद जब प्रॉफिट आ गया तो सरकार बीच में जबरदस्ती आ जाएगी, ला भाई टैक्स दे मेरे को, तो वो भी पढ़ना है। जब ये सारा हो जाएगा तो सबका हिसाब किताब भी रखना है, तो अकाउंट्स में हो गया। जब वो सारा हो गया तो ये भी हिसाब रखना है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई अकाउंटिंग गलत तो नहीं कर रहा, तो वो काम ऑडिट में करवा देंगे। अब कंपनी को ग्रो कैसे करवाना है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है, वो यहां पे है। अल्टीमेटली बिजनेस का इन एंड आउट है इंटर। समझ आया? अब ना इंटर को पढ़ने की ना एक ना जिसको कहते हैं रामबाण चीज, अगर आप इसको ऐसे समझोगे, जिसको कहते हैं ना कि मन में एक खौफ बना के कि अब तो सी इंटर आ गया, पता नहीं क्या ही होगा। एक लोगों ने ना स्टीरियोटाइप भी बना रखा था, 18-18 घंटे, 17-17 घंटे। एक तो ना मैं इस सवाल का जवाब देते देते थक गया कि नया बच्चा जो भी आता है, सीए करनी है, सीए करनी है, सर इसमें तो 18 घंटे पढ़ना पड़ता होगा, इसमें तो 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता होगा, है? पता नहीं, यही एक स्टीरियोटाइप। जिससे पूछो, अच्छा 18-18 घंटे पढ़ते थे? जिस दिन मैं 18 घंटे पढ़ लेता ना, खैर हुआ नहीं ऐसा, मेरी मम्मी सीधा 4 धाम की यात्रा पे निकल जाती। इतना इतना कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक चीज होती है, 2 चीजों का ध्यान रखना। सुनो, क्या कहा इसने? सुनाई नहीं दिया मेरे को। ये देखो, बात तो सही कह रहा है वैसे। अब इस पे मैं क्या ही बोलूं, सच्चाई है। पहली क्लास में नहीं, पहली क्लास में बेइज्जती मारेगा। बस 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 बस, अरे भाई बेटा मेरे को टाइम लगेगा 1-2 दिन तुम्हारे साथ घुलने मिलने में। उसके बाद मैं जैसे बोलूंगा फिर तू शर्मा जाएगा। सुनो मेरी बात। तो पहले करिकुलम आपको समझ आ गया सारा। अब मैं बता रहा था 2 चीजों का ध्यान रख के चलना है। पहली चीज, सुनो आराम से, पहली चीज तो रेगुलरिटी रखना बस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रेगुलरिटी है यहां पे पास होने का जरिया। मैं आपको कभी भी वो चीज जो मैं खुद नहीं कर सकता, वो मैं आपको कैसे बोल दूं कि भाई सारा टाइम पढ़ते रहो। मैं तो उस नेचर का आदमी हूं, जब पढ़ना है उस टाइम पे पढ़ो, और जब खेलना है, मस्ती मारनी है, घूमने जाना है, उस टाइम पे वो करो, और सब जरूरी है। अगर मैं किसी बच्चे को कह दूं ना 18-18 घंटे पढ़ता रहे, वो 1 हफ्ता पढ़ लेगा, 2 हफ्ते पढ़ लेगा, फिर ऐसा ब्रेक डाउन होगा वो महीना नहीं पढ़ पाएगा उसके बाद। तो सब जरूरी है, रिफ्रेशमेंट वगैरह सब जरूरी होता है। रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। किसी चीज का रट्टा नहीं मारना है, हर क्यों का जवाब है, ठीक है। या तो किसी क्यों का जवाब आपको इसलिए नहीं बताया जाएगा कि खुद ही नहीं पता, तो कैसे बताएंगे, ठीक है। तो पहली क्लास में डिस्क्लेमर दे रहा हूं। या फिर इसलिए नहीं बताया जाएगा कि आपके लेवल की बात नहीं है, तो वो क्लास में नहीं, चलो अलग से पूछ लिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है अब इस चीज का कि हर क्यों का जवाब है। क्यों का जवाब मिल गया, आपको लॉजिक समझ आ गया, चीजों का रट्टा कभी नहीं मारना पड़ेगा। तो एक तो रेगुलरिटी रखना, डेली बेसिस पे। आज अगर 1.5 घंटे की, आज से नहीं मतलब जब कोर्स पूरा हमारा पेस में आ जाएगा, 2 घंटे की क्लास हुई, घर जाके उतना रिवाइज कर लिया, आपको 1-1.5 घंटे से ऊपर लगेगा ही नहीं उसको रिवाइज करने में, ठीक है। दिक्कत पता कब आती है, और कब ये 18-18 घंटे, इतने इतने घंटे पढ़ना पड़ता है। आप इंटर लेवल पे, फाउंडेशन में तो कुछ भी नहीं था, आप इंटर लेवल पे 1 हफ्ते छोड़ के देखो पढ़ाई। उसके बाद जो वो पाइलअप होगा ना, 2 थॉट्स मन में आएंगे। पहला थॉट, यार ये जो पाइलअप है ना, आज संडे पूरा दिन लग के ना इसको निपटा देता हूं। वो निपटने नहीं वाला। 1 हफ्ते की चीज सी इंटर लेवल की संडे या सैटरडे वाले दिन नहीं निपट सकती, वो नहीं निपटेगी। अगले दिन का क्लास में समझ नहीं आएगा। फिर मन पे क्या प्रेशर आना शुरू होगा, यार मेरे से तो इंटर हो नहीं रही, मेरे को तो समझ नहीं आ रही इंटर, सर जो क्लास में बता रहे हैं वो तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि पिछले हफ्ते की कनेक्टिविटी नहीं है। उसके बाद क्या होगा, फिर कोई सजेशन देगा कोई दोस्त, तू एक काम कर, पिछला छोड़, वो बाद में कवर कर लेंगे सिलेबस के बाद, तू आगे से कंटिन्यू कर ले। लेकिन ये आपने नोटिस किया होगा अपनी 11th-12th में, और कई कुछ नालायकों ने फाउंडेशन में भी, जब पिछला रहता है ना, कोई कितना मर्जी बोल ले कि आगे से कंटिन्यू कर ले, बैक ऑफ द माइंड में ये प्रेशर रहता है, अभी वो रहता है मेरा, अभी वो, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। ये नोटिस किया कभी? अब जब कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, फिर आता है उस सब्जेक्ट में डर। और डर का तो देखो कोई इलाज नहीं है। एक बार एक सब्जेक्ट से खौफ आना शुरू हो गया,
फिर नफरत हो जाती है, फिर मन नहीं करता उसको करने का, और तब फिर बच्चा बोलना शुरू हो जाता है मेरे को डुबाएगा तो यही डुबाएगा। ठीक है, तो बस रेगुलरिटी का खास ध्यान रखना और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं।